हमारे साथ चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी भी जुड़ गई हैं और वो पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर जा रही हैं। चित्रा, आप खुद नेताओं से बात कर रही हैं और ये बड़े बयान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, क्या वाकई महायुति में इन तमाम तरह की चीजों को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है? देखिए शिरीन, मुझे लगता है कि कंफ्यूजन से ज्यादा आप इसको ये कह सकती हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अजित पवार यकीनन उनको जो मुस्लिम वोट है वो मिलता रहा है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो 10% मुस्लिम उम्मीदवारों को भी उन्होंने मैदान में उतारा है। जितनी भी उनके पास सीटें हैं उनमें 10% मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। 5 बड़े चेहरे हैं मुस्लिम जिनको उन्होंने मैदान में उतारा है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर उनकी ओर से बार बार मना किया जा रहा है। उधर से लगातार देवेंद्र फडणवीस निशाना साध रहे हैं। तो अगर अजित पवार इस बात को मना नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी ध्रुवीकरण की सियासत के लिए जानी जाती है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उनके नेताओं के बयान अजित पवार की पार्टी को कतई सूट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर एक बड़ा वर्ग ऐसा रहा है जो एनसीपी को भी चुनता रहा है। यही कारण है कि अजित पवार बार बार मना करते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा बिल्कुल गलत है और इसको हम लेकर साथ में नहीं चल सकते। यह उत्तर भारत में चलता होगा, बिहार और उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, लेकिन महाराष्ट्र में इसका कोई काम नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस आ जाते हैं सामने ये बताने के लिए कि नहीं, इस नारे का मतलब क्या है, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए ये नारा कितना ज्यादा जरूरी है। अब से कुछ ही देर पहले आपको बताते चले कि नवाब मलिक का मैंने इंटरव्यू किया है, जो कि एनसीपी के उम्मीदवार हैं अजित पवार गुट के। मैं इस वक्त मानखुर्द शिवाजीनगर की सीट को कवर कर रही हूं और यहां पर जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कई बार जोर देकर किया कि देखिए, इससे ज्यादा वाहियात नारा और कुछ हो नहीं सकता है। और बीजेपी ने जब जब इस तरह का नारा दिया है, खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। इस तरह की बातें उनकी ओर से कही गई हैं। चूंकि मुसलमानों का इस सीट पर 50% मुस्लिम वोटर हैं और अगर बीजेपी के नेताओं की ओर से इस तरह का नारा दिया जाए और अजित पवार की पार्टी उसका खंडन नहीं करेगी तो यकीनन उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी। अगर उन्होंने 57 कैंडिडेट दिए हैं और उनके 5 उम्मीदवार जो बहुत मजबूत भी हैं, अपने अपने इलाके में बहुत मजबूत हैं, उनमें से जीशान सिद्दीकी हैं जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, खुद ये हैं, सना मलिक हैं जो कि इनकी बेटी हैं, नवाब मलिक की, इसी तरह से 5 कुल उम्मीदवार हैं। तो यही कारण है कि बार बार मना किया जा रहा है कि नहीं, बीजेपी के नेताओं की ओर से जो बयान दिया जा रहा है उससे हम तारुफ रास्ता नहीं रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बहुत आक्रामक है, क्योंकि यहां पर यकीनन इस नारे के जरिए एक ध्रुवीकरण की जो सियासत बीजेपी की ओर से की जा रही है, क्या उसमें कामयाबी मिलेगी ये तो एक अलग बात होगी। लेकिन जब भीड़ के बीच इस तरह के नारे लगते हैं तो जो उनका वोटर है वो इससे उत्साह से भर जाता है, वो इस नारेबाजी को लगातार दोहराता है। बड़े बड़े होर्डिंग्स भी मैंने मुंबई में इसी हिस्से में देखे कि किस तरह से इस तरह के नारे लगाए गए थे। हाँ, एक हैं तो नेक हैं, ये वाला जो प्रधानमंत्री का नारा है, नवाब मलिक उसकी तारीफ करते हुए नजर आए। इस बात की तारीफ अजित पवार भी कहते हुए नजर आए कि हम हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तभी तो सेफ रहेंगे और नेक रहेंगे। इस तरह की बातें उनकी ओर से कही गई। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि महायुति में आप इसको आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होने की बात से कहीं ज्यादा ये कह सकती हैं कि ये रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि अजित पवार की पार्टी यकीनन हिंदुत्व के मुद्दे पर कतई बीजेपी के साथ खड़ी नहीं दिख सकती। और सबसे दिलचस्प है, नवाब मलिक से जब मैंने सवाल पूछा आपसे थोड़ी देर पहले जब मैंने इंटरव्यू किया, तो उनकी ओर से कहा गया कि देखिए, राजनीति में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, कब कौन किसके साथ चला जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। यानी कि दोनों ही तरफ के लिए अपने पलड़े अजित पवार ने भी खोल कर रखे हुए हैं, उधर शरद पवार ने भी खोल रखे हैं। चाचा भतीजा की अपनी पॉलिटिक्स है, मुंबई की, महाराष्ट्र की, जो यकीनन उनके समर्थक इसी वजह से उनको चाहते हैं। लेकिन इस नारे को लेकर अब यहाँ पर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और नेता एक दूसरे पर निशाने साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक के लिए ये नारा जरूरी है और दूसरे के लिए इस नारे का खंडन करना मजबूरी है। शिरीन, बिल्कुल। और जो देखिए, बीजेपी इस नारे को लेकर जिस तरीके से बहुत मुखर होकर सामने आ रही है, लोगों के बीच जगह जगह जा रही है और यहाँ पर नवाब मलिक अपना स्टैंड क्लियर करते हैं। अजीत पवार भी कहते हैं कि महाराष्ट्र में तो इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या वाकई इस नारे को लेकर लोगों के मन में क्या है? आप जब लोगों से बात कर रही हैं तो वो इसे किस तरीके से देखते हैं? उन पर ये कोई प्रभाव छोड़ता है या फिर उनको लगता है कि नहीं, जैसा अजीत पवार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलता है? देखिए, महाराष्ट्र की जनता को आप 3 अलग अलग हिस्सों में बांटिए। एक वो जो हिंदुत्व की पक्षधर रही है, वो कट्टर शिवसेना और कट्टर बीजेपी वाली रही है, उसको ये नारा सूट करता है। एक दूसरा तबका, मैं इस वक्त मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर हूं, यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। यकीनन जितने मेरे साथ लोग खड़े हैं वो उसकी मुखालफत करेंगे और बताएंगे कि ये नारा पूरी तरह से गलत है, देश को बांटने वाला है। लेकिन एक ऐसा भी तबका है जो इस तरह के नारों का समर्थन नहीं करता है। एक है तो नेक है, ये नारा एक अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें बटेंगे कटेंगे
या उस तरह की भावना नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, नारेबाजी सिर्फ इसलिए शिरीन, हम सब जानते हैं, अपने जितने भी समर्थक हैं उनके लिए की जाती है ताकि उनके भीतर उत्साह भरा जा सके, जोश भरा जा सके। यही बीजेपी के नेताओं की ओर से करने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके जरिए क्या मिलेंगे वोट, या फिर 2.5 सालों तक शिंदे सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने, अजित पवार ने जो कामकाज किए हैं उस पर यहाँ की जनता मुहर लगाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ये बात सही है कि ठीक चुनाव के पहले इस तरह के नारे गढ़ दिए जाते हैं। नारे तो कई दिए जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ नारे ऐसे होते हैं जो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं और जिससे जो उनका समर्थक वर्ग है वो बहुत ज्यादा उत्साह से भर जाता है। यकीनन बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी के लिए इस समय सूट करता हुआ नारा है, क्योंकि एक तबका बीजेपी में ऐसा है जो कि इसका समर्थन करता है। लेकिन इसके जरिए वोट कितने मिलेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अजित पवार बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उत्तर भारत के राज्यों की तरह महाराष्ट्र की सियासत बिल्कुल नहीं चलती है। यहाँ पर 11.5% पूरे महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो 11.5% यहाँ पर मुसलमान हैं, बड़ी आबादी उनकी है। तो जब उनके बीच में आकर इस तरह के नारे दिए जाएंगे तो सवाल पूछे जाएंगे। और अजित पवार को मुसलमानों का भी वोट चाहिए, तो इसलिए वो इस नारे का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी ये जानती है कि मुसलमान उसको वोट नहीं करता है, तो इसी वजह से वो कट्टर ऐसे नारे लेकर आती है जिससे उसके जो मतदाता हैं वो उत्साह से भर जाएं और उसके पक्ष में वोट करें। लेकिन फैसला आखिरकार जनता जनार्दन को करना है शिरीन। नारों के जरिए क्या वोट मिलेंगे ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, नारों के जरिए कार्यकर्ताओं में उत्साह भर जाता है, ये बात बिल्कुल सच है। और ये जो आपने कहा ना अभी कि ये एक स्ट्रैटेजी है, आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी इसलिए भी कारगर हो सकती है क्योंकि जाहिर तौर पर एनसीपी अजित कोट ये नहीं चाहेगा कि उनका जो वोट बैंक है वो कहीं भी छिटके, किसी भी तरीके की कोई भी गलती इस क्रूशियल टाइम पर ना हो, और इसीलिए, और दूसरी तरह से क्या इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि अपने लिए दूसरी राहें भी खुली छोड़ना चाहते हैं, कोई मौका हाथ से ना छूटे, बाकी रास्ते भी खुले रहें, ये वो भी हो सकता है क्या? देखिए, सबसे बड़ा सवाल शिरीन अभी आपने किया है और इस सवाल का जवाब यह है, शरद पवार का आज का एक बयान जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि दिल्ली में गौतम अडानी के घर पर बीजेपी के नेताओं के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें शरद पवार खुद मौजूद थे, अजित पवार मौजूद थे और भी बीजेपी के, एनसीपी के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी थी। अब जिस अजित पवार के बयान को लेकर लगातार राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, ये तमाम महाविकास अघाड़ी के लोग हैं, जिस नारे को लेकर हर मंच पर अजित पवार पर निशाना साध रहे थे, उस नारे को, उस बयान को आकर यहां पर एंडोर्स कर लेना शरद पवार की ओर से, वो भी एक ऐसे समय में जब यहां पर 5 दिन के बाद मतदान होने हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। देखिए, शरद पवार की या अजित पवार की जिस तरह की सियासत रही है, 5 दिनों के लिए डिप्टी सीएम बनते हैं, फिर पलट कर चले जाते हैं उधर, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बन जाती है, फिर उनको छोड़कर इधर आकर बीजेपी की सरकार में शामिल हो जाते हैं। तो चाचा भतीजे की अपनी पॉलिटिक्स है, और ये बात भी सच है कि मराठाओं की इस पार्टी की ये जो पॉलिटिक्स है, यहाँ की एक जनता जो है उन दोनों नेताओं को पसंद करती है, उनके सपोर्ट में खड़ी रहती है। तो शरद पवार क्या आगे आने वाले वक्त में, भविष्य में बीजेपी के साथ आ जाएंगे? अगर सीटें इधर की कम रह जाती हैं तो क्या कुछ ऐसे वायदे किए जाएं शरद पवार के लिए? इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सेम वही अजित पवार के लिए भी, क्योंकि अगर बड़े बड़े नेता, नवाब मलिक जैसे नेता जो इतने कद्दावर सीनियर हैं, उनकी ओर से ये बयान दिया जाए कि आगे आने वाले वक्त में, देखिए, राजनीति में कोई किसी का सगा और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, परिस्थितियों के हिसाब से दुश्मन और दोस्त तय होते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।